तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा असेंडेंट ऑफ नाइन सन एपिसोड 1 to 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यून फेई को दिखाया जाता है जो एक हेवनली एम्परर है और इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है और वो आज ब्रेक थ्रू कर एक गॉड बनने वाला है। इसलिए आज उसके सामने एक गॉडली ट्रिब्यूलेशन मौजूद है। अगर इसको यून फेई पास कर लेता है तो वो गॉड बन जाएगा। मैंने इस दुनिया में 1000 साल तक लगातार कल्टीवेशन किया, फिर इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर और हेवनली एम्परर बना एंड देन आज मैं गॉड बनने वाला हूँ और आज मैं इस गॉडली ट्रिब्यूलेशन को सहकर ही रहूंगा। और इसी के साथ आसमान में थंडर ट्रिब्यूलेशन काफी ज्यादा तेज की चमकती है और एक थंडर ट्रिब्यूलेशन सीधे यून फेई की तरफ बढ़ता है। यून फेई डायरेक्ट उसे अपनी बॉडी पर लेता है। यून फेई को कुछ टाइम तक पहले कष्ट होता है बट वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल जाता है और हंसते हुए कहता है क्या यही थी हेवन की थंडर ट्रिब्यूलेशन? मुझे विश्वास नहीं होता, इतना ज्यादा कमजोर। और वो हेवन की तरफ देख कर कहता है कि भाई थोड़ा सा दम लगा, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई गॉडली ट्रिब्यूलेशन है, थोड़ा और दम लगाओ ना जी। इस बात को सुनने के बाद वहां पर हेवन भी एक काफी ज्यादा पावरफुल थंडर ट्रिब्यूलेशन भेजता है। तो वहां पर जो यून फेई होता है वो तुरंत अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर उस ट्रिब्यूलेशन को रोकने लगता है बट अचानक से हेवन को चीरता हुआ एक आर्टिफैक्ट सीधे जाकर यून फेई की उस शील्ड से टकराता है जिसकी वजह से यून फेई पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वहां पर अचानक से तभी आसमान को चीरता हुआ एक ड्रैगन भी आ जाता है जो कि एक हेवनली ड्रैगन होता है। वो भी आकर यून फेई से टकराता है। यहाँ पर जो यून फेई होता है वो सभी चीजों को झेलने की कोशिश कर रहा होता है तभी बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स सीधे यून फेई पर अटैक कर देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। बट वहां पर जो यून फेई होता है वो अभी भी उससे हेवन के ट्रिब्यूलेशन को झेलने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर जो यून फेई होता है वो गुस्से में उन लोग की तरफ देख कर कहता है कि तुम लोग कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। और आसमान में गाइस हमें इस दुनिया के कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स दिखाया जाता है। वो लोग यून फेई की तरफ देख कर हंसते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली एम्परर है उसको मारने का यही सबसे ज्यादा बढ़िया मौका है। और इसी के साथ वो लोग अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है सीधे यून फेई पर कर देते हैं। वहां पर जो यून फेई होता है वह कहता है मैं तुम सभी को देख लूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तीनों को वो पावरफुल अटैक सीधे यून फेई से टकराता है और वो ट्रिब्यूलेशन भी सीधे यून फेई से टकराती है। वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है जो यून फेई होता है वह उस गॉडली ट्रिब्यूलेशन को झेलने में फेल हो जाता है। साथ ही साथ यून फेई को काफी ज्यादा इंटरनल रूप से इंजरीज हुई थी। इस नजारे को देखने के बाद वो जो हमलावर होते हैं वो यून फेई की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली एम्परर है वो आज इतना ज्यादा घायल है, आज वो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर जो यून फेई होता है वो उन लोग की तरफ देख कर कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना सच्चा दोस्त माना था, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं हम तुम्हारे कभी दोस्त थे नहीं, केवल प्रॉफिट के लिए तुम्हारे साथ थे। आज वो मौका मिला है कि हम तुम्हें मारकर इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन जाए, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर जो यून फेई होता है वह कहता है मैं इस समय काफी ज्यादा इंटरनल रूप से घायल हूँ लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मुझे मारकर खुद बच जाओगे, सब साथ मरेंगे। और इसी के साथ जो यून फेई होता है वो अपना सैक्रिफाइस वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर यून फेई को अपने आप को सैक्रिफाइस करता हुआ देखकर वो तीनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं बट अचानक से यून फेई का एक काफी ज्यादा पावरफुल अवतार क्रिएट होता है और अवतार धड़ाम से ब्लास्ट हो जाता है। और इसी के साथ वहां पर वो तीनों धोखेबाज भी मारे जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो यून फेई होता है वो भी गायब होने लगता है। यून फेई सोचता है कि उसकी जो पास्ट लाइफ थी वो उसमें उसने अपने हर एक प्रिय बंदी को खो दिया है, जैसे कि उसकी लवर, उसकी बहन के भी लवर्स ने उसके बहन को भी धोखा देकर उसके सामने ही चांद से मार दिया, उसके फादर और फैमिली को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद ही वो स्ट्रॉन्ग बना और फिर उसने बदला लिया लेकिन वह एक बार फिर से जीना चाहता है और अपनी पूरी फैमिली को और अपने प्रिय लोगों को बचाना चाहता है। और इसी के साथ गाइस हमें युआन यू एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां पर गाइस हमें करीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा युआन फेई को एक काफी ज्यादा पावरफुल लात मारता है जिसकी वजह से युआन फेई जाकर पीछे पहाड़ से टकराता है और युआन फेई का एकदम सर घूमने लगता है। गाइस जिस बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर युआन फेई को लात मारा था उसका नाम है क्विन फैंग है जो बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 3 पर है और ये बंदा क्वीन फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर आसपास के डिसाइपल्स भी हमारी यून फेई का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो यून फेई है उसका कल्टीवेशन रूट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है पर फिर भी वो क्वीन फैंग से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ पर जो यून फेई होता है उसका सर घूम लगता है और वो अपने सामने
अरे क्विनफेंग, तू है क्या? तू तो मर चुका है ना यार। मैंने बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से पिछली लाइफ में तुझे मारा था। इस बात को सुनने के बाद क्विनफेंग को आ जाता है गुस्सा और कहता है कीड़े तू क्या बक रहा है। और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही वो क्विनफेंग पर करने के लिए आके बढ़ता है, बट तुरंत क्विनफेंग सामने एक बंदा कूद पड़ता है जो क्विनफेंग का दोस्त झाओ मू होता है। झाओ मू को अटैक पड़ता है और उसका तुरंत थोबड़ा बड़ा चेंज हो जाता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो तुरंत अपने डिवाइन वर्ल्ड में जाता है और डिवाइन वर्ल्ड में देखता है कि उसका डिवाइन फॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने डिवाइन फॉर्म को सुरक्षित देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई भाई मैं फिर से टाइम में वापस आ चुका हूँ। ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है, मेरा डिवाइन फॉर्म अभी भी सुरक्षित है। चलो पिछली लाइफ में मैं जिन लोगों को नहीं बचा पाया था, मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई थी उनको सही करते हैं। और इसी के साथ वो तुरंत एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है। सीक्रेट टेक्निक की परफॉर्म करने की वजह से उसकी सारी मेरिडियंस है और उसकी कल्टीवेशन रूट तुरंत पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और इसी के साथ हमें झाओ मू को दिखाया जाता है जिसे क्विनफेंग काफी ज्यादा गंदी तरह से पीट रहा होता है। इतनी ज्यादा पिटाई होने के बाद भी वहां पे जो झाओ मू होता है वो यूनफेई से बोलता है कि यूनफेई भाई तू यहाँ से निकल, मैं सारे मामले को हैंडल कर लूंगा। झाओ मू की इस बातों को सुनने के बाद क्विनफेंग को आ जाता है गुस्सा और कहता है तू सामने से नहीं हटेगा तो मुझे तुझे यहीं पर जान से मारना पड़ेगा। और इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है सीधे ही झाओ मू पर कर देता है। झाओ मू भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। बट हमें वहां पर यूनफेई को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल पंच सीधे क्विनफेंग के पंच से टकराता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत उसके हाथ को मोड़ते हुए बोलता है बोल तू यहाँ पर क्या बोल रहा था। वहां पर क्विनफेंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल चाटा सीधे क्विनफेंग के गाल पर मारता है, तिगड़म उगड़म खाते हुए एकदम धड़ाम से जाकर भाई वो बंदा दूर गिरता है। यहाँ पर जो यूनफेई होता है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो सीधे क्विनफेंग के धड़ाम से पास पहुंच जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल चाटा मारकर सीधे ही उसको पीछे की दीवार से टकराता है। पूरी दीवार उवार भी टूट जाती है। यूनफेई की इतनी ज्यादा पावरफुल ताकत को देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ तक कि उसका दोस्त झाओ में भी काफी ज्यादा हिला हुआ था और कहता भाई सच में तू तेरे अंदर किसी कल्टीवेटर की प्रेत आत्मा तो नहीं घुस चुकी है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो सीधे झाओ में के पास जाकर कहता है भाई तू ठीक है ना और मेरे अंदर कोई प्रेत आत्मा नहीं घुसी है। वहां पर जो झाओ में होता है वह कहता है भाई सच में तुझे इतना पावरफुल देखकर मुझे मजा ही आ गया। यूनफेई तुरंत उसे उठाता और कहता चल और सीधे वो सेट के दूसरे हॉल में चला जाता है जहाँ पर जो झाओ में होता है वह कहता है कि भाई मुझे नीचे उतार और वैसे बता तेरी कल्टीवेशन रूट तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता मेरी कल्टीवेशन रूट है अब रिकवर हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद झाओ में भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है कि यूनफेई नुबड़े तू कहां पर है। यूनफेई इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हमें यूनफेई के एक पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर यूनफेई की मंगेतर का ही उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में हाथ था, मतलब उसी की फैमिली वालों का, और उसने भी यूनफेई की काफी ज्यादा बेइज्जती और जती की थी। यूनफेई की मंगेतर तुरंत उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेंकते हुए बोलती है कि हमारे बीच में जो अरेंजमेंट हुई थी, मतलब सगाई उगाई हुई थी, उसको मैं यहाँ पर तोड़ती हूँ, जल्दी से इस पर साइन कर दे। तेरे और मेरे मैच में जो मैरिज फिक्स हुई थी मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ। और गाइस हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम सी जियाडे है और इसकी कल्टीवेशन बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 6 पर है। साथ ही साथ ये सी क्लैन से बिलोंग करती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तू जैसे नुबड़े से जिसकी कल्टीवेशन रूट भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तू पहले बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था तो मैंने सोचा चल भाई तुझसे शादी वादी कर लिया जाए, बट अब तेरे पास कोई कल्टीवेशन बेस ही नहीं है तो तू जैसे के साथ शादी वादी कौन करेगा। तो मान ले तू मेरे लायक नहीं है, अब चुपचाप से जल्दी से इस पर साइन कर दे। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है तो वहां पर जो यूनफेई होता है मुस्कुराते बोलता है कि जियाडे तुमने बोला कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए काबिल नहीं हूँ, बट तुम जैसे छिनार के साथ शादी वादी कौन करना चाहेगा, तुम एक छिनार लड़की हो छिनार। इस बात को सुनने के बाद अब जियाडे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि यूनफेई तेरा बहुत हो चुका, तुमने मुझे छिनार बोला, और सीधे अपने साथ आए हुए एल्डर्स को सीधे ही यूनफेई पर अटैक करने के लिए बोलती है। तो वहां पर वो सारी एल्डर्स है एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्रिस्ट को क्रिएट करते हैं, सीधे यूनफेई पर अटैक करते हैं, बट वहां पर यूनफेई अपनी बॉडी से एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। इस पावरफुल ऑरा की वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत डरकर वहीं से भागकर गायब हो जाता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ है सीधे जियाडे के गले में एक लॉकेट होता है उसे बाहर निकाल लेता है। जियाडे भी कहती है कि लॉकेट मुझे वापस दे। वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है यही है ना लॉकेट तुम्हारा, और उसके अंदर उसके कुछ प्राइवेट पल होते हैं किसी और के साथ है और वो सीधे प्ले हो जाते हैं जहाँ
ऑडियो फॉर्म में होते हैं गाइस, और वह सीधे प्राइवेट पल वहाँ पर प्ले हो जाते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद वहाँ पर लोग भी बोलने लगते हैं कि भाई सियाडे, हमने सोचा था ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, बट ये तो छिनार निकली। यहाँ पर सियाडे भी कहती है चुपचाप यहाँ से मुंह बंद कर लो, एक भी बंदे की मुंह से आवाज निकला ना तो मैं उसको तोड़ कर रख दूंगी। वहाँ पर जो यूनफे होता है वो तुरंत लॉकेट फिर से सियाडे को वापस फेंक देता है और तुरंत मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकाल कर कहता है मैं तुम जैसे लड़कियों के साथ शादी भी करूंगा, और तुरंत बस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता और कहता है तुम ही मेरे लायक नहीं हो, और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर सीधे ही जियाडे के मुंह पर मार देता है। जियाडे भी इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को देखती है और फिर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका प्लान ये था कि बोलेगी वो कि तू मेरे काबिल नहीं है, बट यहाँ पर यूनफे ने बोल दिया जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे अपनी बॉडी से अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करते हुए बोलती है कि यूनफे आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। वहां पर जो यूनफे होता है वो भी थोड़ा सा सतर्क हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जियाडे है वो बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 6 कल्टीवेटर है, बट अभी भी मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 3 पर ही है। वहां पर जो जियाडे होती है वो सीधे यूनफे पर अटैक करती है। यूनफे भी फाइट आउट करता है, डॉज यूनफे ज्यादा कर रहा होता है। वहां पर जो जियाडे होती है वह कहती है अब तुम मेरे सीक्रेट टेक्निक को संभाल कर दिखा, और सीधे एक सीक्रेट टेक्निक से अटैक करती है, बट वो टेक्निक है यूनफे से टकरा पाती है, उससे पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर जियाडे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आसमान में हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की की एंट्री को दिखाया जाता है। ये जो लड़की होती है वो सीधे जियाडे के पास आती है और उसे एक का झटकाना मारती है। एक का झटकाना में वहां पर जो जियाडे होती है वो जाकर धड़ाम से नीचे गिरती है और तुरंत वो फिर से खड़ी होती है और गुस्से में कहती है क्विंग लू तूने मुझ पर अटैक किया, तू मेरी फैमिली और मुझे जानती ने, इसका बदला हम लेकर ही रहेंगे। और इसी के साथ वो जो जियाडे होती है वो तुरंत अपने बंदों के साथ वहां से निकल जाती है। और गाइस हमें इस लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है क्विंग लुओ, जो सू क्लैन की मेंबर होती है। यहाँ पर क्विंग लुओ भी बोलती है हाँ जा जिसको बुलाकर लाना है बुलाकर ला देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और इसी के साथ जो गाइस यूनफे होता है वह क्विंग लुओ को बुलाता है तो क्विंग लुओ भी पीछे मुड़ती है और सच में गाइस क्विंग लुओ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और फिर गाइस हमें यूनफे के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्विंग लुओ होती है वह कहती है कि यूनफे क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते, तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता नहीं मेरी पूरी फैमिली पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरे पास अब कोई कल्टीवेशन भी नहीं बची है, तो मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है और मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और इसी के साथ गाइस हमें यूनफे को दिखाया जाता है जो क्विंग लुओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़कर सीधे उसके पास जाता है और सीधे ही उसे गले लगा लेता है। देख रहे हैं कितनी ज्यादा कूल सी एंट्री में उसको पकड़ता है। फिर वहां पर जो यूनफे होता है वो तुरंत उसे यहीं पर प्रपोज कर डालता है। इस नजारे को देखने के बाद वहां पर क्विंग लुओ भी काफी ज्यादा शर्मा आ जाती है और वो थोड़ा सा पीछे हटती है और फिर कुछ टाइम तक सोचते हुए वो हमारी यूनफे को हाँ बोल देती है। साथ ही साथ हमारे यूनफे काफी ज्यादा फास्ट होता है, उसको अपने पास लाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर जो उसका दोस्त है झाओमू होता है वह आ जाता है और कहता भाई तू क्या कर रहा है। वहां पर दोनों पीछे हट जाते हैं। झाओमू बोलता है कि भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई और तू यहाँ पर छिनारगिरी कर रहा है। और गैस वहां पर जो क्वीन लुओ होती है वो यूनफे के पास आती है और उसे जेड लोटस एलिक्सर देती है और कहती है यूनफे इसका इस्तेमाल करना तुम्हारी सारी चोटें रिकवर हो जाएंगी और तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्वीन क्लैन साथ ही साथ सी क्लैन के साथ है। और फिर ये बात बोलने के बाद वहां से जो क्वीन लुओ होती है वो चली जाती है। इधर जो सामू होता है वह कहता है भाई मैं भी तो यही बोलने आया था, तुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तूने क्वीन क्लैन साथ ही साथ सी क्लैन दोनों क्लैन से पंगा ले लिया है, वो तेरे और मेरे पीछे आएंगे, मुझे तो तोड़ ताड़ कर रख देंगे। मैं तो जा रहा हूँ छिपने, वरना वो लोग तो मेरी हड्डियां पसली भी तोड़ देंगे। भाई तू भी जाकर छिप जा, तू अभी बहुत ही ज्यादा वीक है। वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है सामू तूने सही बोला, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर इन सारी घटनाओं को होने से रोक दूंगा। चल भाई, और मुझे कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ चुका है जिसकी वजह से मैं अपने क्लैन वापस जा रहा हूँ, तो अपने आप पर भी ध्यान रखना। और इसी के साथ है वहाँ पर जो यूनफे होता है वो कूद कूद कर जाने लगता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल छलांग लगा कर बोलता है कि इस दुनिया का हवेली एम्परर फिर वापस आ चुका है, वो सारी चीजों को फिर से ठीक कर देगा। बट गाइस यहाँ पर एक काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जाती है और हमें दिखाया जाता है जो यूनफे होता है धड़ाम से गिरा होता है और कहता भाई मैं भूल गया था कि मैं हवेली एम्परर नहीं हूँ और मैं अभी उड़ नहीं सकता। धड़ाम से नीचे गिरा होता है और उसका एकदम चेहरा देखिए।
फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें शी क्लैन के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो शी रियाडी होती है वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है फादर यूनफे ने मेरी काफी ज्यादा बड़ी बेइज्जती की है, मुझे यूनफे को मरा हुआ देखना है, किसी भी हालत में उसे खत्म कर दीजिए। तो उसका जो फादर होता है वह कहता है अरे बेटी उसकी चिंता मत करो, केवल यूनफे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ही कुछ टाइम में खत्म होने वाली है। मैं ही केवल यूनफे के एक क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ बल्कि यहाँ पर क्वीन क्लैन भी है। हम लोग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, कुछ ही टाइम में हम प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट भी करेंगे, फिर हम उस पूरे एक क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रही बात उस यूनफे की, तो यूनफे की कल्टीवेशन रूट ही जरूर ही रिकवर हो चुकी है, बट अभी भी उसकी कल्टीवेशन बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 3 पर है, अभी भी वह नुबड़ा है। और फिर गाइस हमें इस बंदे की में पता चलता है जिसका नाम शी त्युआनिवान है और ये बंदा शी क्लैन का लीडर है और इसकी कल्टीवेशन मिड स्टेज अर्थ रियलम है। तो गाइस बॉडी फॉर्मेशन के बाद आपका अर्थ रियलम आता है। अर्थ रियलम में टोटल 3 स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग है, मिड और फिर होता है आपका एडवांस है। और फिर गाइस हमें एक शौचालय का सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूनफे को दिखाया जाता है, जो शौचालय में बैठकर सोच रहा होता है कि भाई कि आखिर वह टाइम में वापस कैसे आ गया। और फिर वह सोचता है कि लास्ट टाइम में जब उसने उन तीनों को मारने के लिए अपनी सैक्रिफाइस टेक्निक को एक्टिवेट किया था तो वह उसकी सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम था साइंस सन मार्शल गॉड टेक्निक है उसको उसने एक्टिवेट किया था। क्या उसी टेक्निक ने उसे टाइम में वापस भेजा है? और फिर वह उस टेक्निक को परफॉर्म करता और कहता है हाँ भाई ये टेक्निक अभी भी मेरे पास है और इसकी पावर्स भी अभी वैसी है, अभी मैं इसकी पावर्स का यूज नहीं कर सकता, बट इस टेक्निक ने मेरी जो सोल पावर है उसे पूरी तरह से बचा लिया। मेरी कल्टीवेशन जरूर जा चुकी है बट मेरे पास अभी भी हेवनली एम्परर की सोल पावर मौजूद है, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पावर रखने वाला बंदा हूँ। गैस सोल पावर का यूज ये होता है कि कोई भी जैसे दूसरी सोल ना इसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाएगी। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि चलो भाई एक बार मैं अपनी सोल पावर को थोड़ा सा अपनी युआन पावर के साथ मिलाकर चेक करता हूं, और वैसा करता है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। यह पावरफुल ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि भाई पूरा शौचालय उड़ जाता है। उसके बगल में जो बंदा बैठा होता है वह कहता है कि भाई किसी ने शौचालय में बम लगा दिया, पूरा शौचालय उड़ा दिया, और काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है। फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर यूनफे होता है वो एक क्लैन में वापस आता है और फिर उसके सामने अपनी फैमिली की सारी यादें वो घूमने लगती है कि किस तरह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई थी। और हमें बहुत सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जिन लोगों ने पूरे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और हमें यूनफे के फादर को दिखाया जाता है जो यूनफे को बचाकर भागते हैं और फिर वो यूनफे से कहते हैं यूनफे भाग जाओ ये लोग तुम्हें मार देंगे। और फिर गाइस में कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है पूरी एक क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर यूनफे की गोद में उसके फादर पड़े होते हैं। उन लोगों ने उस टाइम यूनफे को नहीं मारा था क्योंकि यूनफे की पूरी कल्टिवेशन रूट ही डिस्ट्रॉय थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि भाई ये बंदा क्या कर लेगा। वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि मैं इस बार इस डिस्ट्रक्शन को रोक कर रहूंगा। और फिर वो जैसे क्लैन में एंटर करता है तुरंत एक मोटा बंदा उसके सामने आ जाता है और कहता है यूनफे तू यहाँ पर आ चुका, तूने जो क्राइम किया उसके लिए तुझे सजा मिलेगी, और सीधे यूनफे पर अटैक करता है। यूनफे भी तुरंत उसके अटैक को डॉज करते बोलता है कि भाई मैंने यहाँ पर कौन सा क्राइम किया है। तो बंदा बोलता है तूने सी जियाडी के साथ अपना रिश्ता क्यों तोड़ा, तूने उसकी बेइज्जती क्यों की। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो यूनफे होता है मोटे को धा धू मारता है जिसकी वजह से मोटा धड़ाम से पीछे जाकर गिरता है। वहां पर जो मोटा होता है वह कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, तेरी कल्टीवेशन रूट वापस आ चुकी है, बट कल्टीवेशन बेस तो डिस्ट्रॉय था ना, तू पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका है, बट फिर भी मैं तुझसे 2 लेवल हाई हूं। तू बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 3 पर है और मैं बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 5 पर हूं, आखिर तू मेरे सामने टिक कैसे सकता है। पर फिर भी आज मैं तेरी कल्टीवेशन बेस को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि मेरा जो सीनियर ब्रदर है वो इस पूरे एक क्लैन का वारिस बने। और इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही हमारे यूनफे पर कर देता और कहता है यूनफे मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है मोटे लगता है तू मेरे हाथों से पिटने वाला है। और इसी के साथ वहां पर जो यूनफे होता है वो काफी ज्यादा भयानक स्पीड के साथ है मोटे के पीछे आ जाता है और मोटे के ऊपर आकर भाई क्या ही मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, पूरा धुआं हो जाता है। और हमें मोटे को दिखाया जाता है जो एक ही अटैक में बेहोश हो चुका होता है। तभी अचानक से यूनफे को कुछ अजीब सा महसूस होता है और आसमान में एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। तुरंत
यूनफेई किस तरह से उस अटैक को डॉज करता है। और गाइस हमें वहां पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाइस ए सॉन्ग है, और ये मोटी का बाप होता है और इसकी कल्टीवेशन है स्टार्टिंग स्टेज अर्थ रियलम पर होती है। यहाँ पर जो मोटा होता है वह कहता है कि फादर इस यूनफेई ने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा, प्लीज इसका बदला लीजिए। तो वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वह कहता है यूनफेई जल्दी से मेरे घुटने पर आओ, जल्दी से चुपचाप है मुझसे माफी मांगे। तो फिर गाइस हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो यूनफेई के फादर जिन लोगों ने सेट पर अटैक किया था, बड़े बड़े एल्डर्स उन पर फाइट कर रहे थे, इस ए सॉन्ग ने ही पीछे से अटैक कर उसके फादर की जान निकाली थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यूनफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तेरे सामने कभी भी घुटने पर नहीं आऊंगा। इस बात को सुनने के बाद ए सॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रहा है, और एक काफी ज्यादा पावरफुल पाम अटैक सीधे ही वह यूनफेई पर करता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है कि ये सॉन्ग है अर्थ रियलम का कल्टीवेटर है, मुझे जल्दी से कोई सीक्रेट टेक्निक सोचनी होगी। और उससे ये सॉन्ग का पाम अटैक यूनफेई से टकराने वाला होता है, तभी वो डिवाइन स्टेप टेक्निक का यूज करता है और उसके सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इसलिए डॉज करते हुए सीधे ये सॉन्ग के पास पहुंच जाता है, काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का मारता है। बट ये सॉन्ग भी उसे अपना पावरफुल पाम अटैक मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर जो यूनफेई होता है वो पीछे जाता है और उसके मुंह से खून भी आ जाता है। बट यहाँ पर जो ये सॉन्ग होता है वो उठते हुए जाता है अपने बेटे के ऊपर ही धड़ाम से गिरता है, धुआं हो जाता है। फिर से वहां पर ये सॉन्ग खड़ा होता है और कहता है तूने यहाँ पर कौन सी अजीब सी मिस्टीरियस टेक्निक यूज की, जल्दी से मुझे इसके बारे में बता। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है तुझे तो मैं कुछ भी ना बताऊं। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो ये सॉन्ग होता है वह कहता है तो ठीक है, तूने आज मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर ली है, तो फिर से पिटने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। और एक काफी ज्यादा पावरफुल फिर से अटैक तैयार करता है और सीधे ही वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ईगल क्रिएट करता है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर यूनफेई पर अटैक करता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो तुरंत अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। बट एक अर्थ रियलम के एल्डर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तभी अचानक से एक फीनिक्स आसमान से आती है और सीधे ही उससे ए सॉन्ग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वो पीछे घसटते हुए जाता है। वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वह कहता कौन है, और फिर गाइस हमें वहां पर यूनफेई के फादर की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है जिनका नाम होता है ए तियान पेंग, और वो मिड स्टीस अर्थ रियलम के कल्टीवेटर होते हैं। और वो उस जियो सॉन्ग से पूछते हैं कि ये सॉन्ग एल्डर तू यहाँ पर क्या कर रहा था। तो ये सॉन्ग एल्डर भी बोलता है मैं तुम्हारे बेटे को सबक सिखा रहा था, तुम्हारा बेटा डायरेक्ट एक एल्डर की बेइज्जती कर रहा था। तो वहां पर यूनफेई के फादर भी बोलते हैं तो क्या तू मेरे बच्चे पर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करेगा, तू एक अर्थ रियलम का कल्टीवेटर है। हाँ मैं यहाँ पर मानता हूँ मेरे बेटे ने तुम्हारी इज्जत ना कर यहाँ पर गलती की है, तो बताओ इसके लिए कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो वहां पर ये सॉन्ग बोलता है कि अपने बेटे से बोलो अपनी कल्टीवेशन अपने हाथों ही क्रिपल कर ले। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो लीडर होते हैं एक थपड़ा मारते हैं सीधे ये सॉन्ग को, नाच कर भाई वो बंदा दूर गिरता है। वहां पर जो ये सॉन्ग होता है वह कहता है कि लीडर तू यहाँ पर जो मेरे साथ किया उसका मैं बदला लेकर आऊंगा, मैं तुम सभी को देख लूंगा। और इसी के साथ अपने मोटे बेटे को उठाता है और फिर वहां से जाने लगता है। तो फिर गाइस यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं कि यूनफेई कैसे हो, तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई। वहां पर जो यूनफेई होता है वो कहता नहीं फादर। और अपने फादर को इतनी ज्यादा टाइम बाद देखकर उन्हें जिंदा देखकर वो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और सीधे ही अपने फादर को गले लगा लेता है। वहां पर उसके फादर भी उसको इतना ज्यादा प्यार देकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर यूनफेई की छोटी सिस्टर भी आ जाती है जो उससे गले लगा लेती है और कहती है बड़े भाई आप वापस आ चुके हैं, आप कैसे हैं। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है मैं ठीक हूँ। और फिर भी गाइस हमें यहाँ पर एक क्लैन के सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो सीधे यूनफेई के पास आकर कहते हैं यूनफेई मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारी कल्टीवेशन वापस आ चुकी है। ये बात सुनने के बाद जो यूनफेई के फादर होते वह कहते हैं यूनफेई तुम्हारी कल्टीवेशन सच में वापस हो चुकी है क्या, ये कैसे हुआ। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता हाँ मेरी कल्टीवेशन वापस आ चुकी है। अब यहाँ पर जो यूनफेई है वो इस दुनिया में तबाही मचाएगा, तबाही। तो वहां पर सभी लोग एक क्लैन के यूनफेई को बधाई देते हैं कि भाई बधाई हो तुम्हारी कल्टीवेशन वापस आ चुकी है। इसी के साथ गाइस हमें एक क्लैन के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूनफेई होता है वो अपने फादर को सारी बातें बता रहा होता है कि फादर यहाँ पर जो शी क्लैन है साथ ही साथ फिन क्लैन है वो हमारे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी प्लानिंग रेडी कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो ये तियान पेंग होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है ये शी क्लैन और क्वीन क्लैन है ये सच में काफी ज्यादा हरामी है, इस सिटी के जितनी भी फैमिली से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगी पड़ी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारे कल्टीवेशन के चक्कर में बीसी किया हुआ, ये लोग इतनी ज्यादा भयानक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है कि
फादर यहाँ पर शी क्लैन साथ ही साथ क्वीन क्लैन है हमारे सेट जितने ही पावरफुल हैं और वो दोनों मिलकर हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जरूरी उनके पीछे कोई तीसरा एल्डर छुपा हुआ है जो ये सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और ये सब उनको करने के लिए बोल रहा है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो उसके फादर होते वह कहते हैं कि यहाँ पर यूनफे तुम इन बातों की चिंता मत करो, तुम्हारा फादर भी काफी ज्यादा मंझला हुआ खिलाड़ी है, वो अपने कुछ सपोर्टर एल्डर्स को मदद के लिए जरूर बुला लेगा और तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि फादर आपकी 7 सालों से कल्टीवेशन अटकी हुई है और आप अर्थ रियलम के मिड स्टेज पर ही अटके हुए हैं। फादर इसका इलाज है 3rd ग्रेड की प्रोफाउंड एसेंस पिल। अगर आप इसका यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सारी जो इंजरीज है वो भी रिकवर हो जाएंगी और आप अर्थ स्टेज के एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू हो जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? तो वहाँ पर जो ये तियानपिंग होते हैं वह कहते हैं अरे बेटा तुमने सही बोला, 3rd ग्रेड की जो प्रोफाउंड एसेंस पिल है वो मेरे इंजरीज को ठीक तो कर सकती है बट वो काफी ज्यादा महंगी है और इस समय जो हमारी ए फैमिली है वो थोड़ा सा गरीब है और अपनी मैं फैमिली का इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है इस पिल को बाई करने में नहीं लगा सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे फादर आप अच्छा फादर आप इसकी भी चिंता मत करिए, मैं इसका भी जुगाड़ करता हूँ। अच्छा आप मेरे को कोई शॉप बता सकते हैं यहाँ पर कि कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शॉप हो जहाँ पर मुझे अपने कुल पिल बनाने की रेसिपी को शेयर करना है। मेरे पास कुछ है जिसको थोड़ा सा मिर्च का पैसा वैसा मिल जाए तो मैं पिल ला दूँ। तो वहाँ पर उसके फादर होते वह कहते हैं हाँ यहाँ पर है एक वर्कशॉप है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी चीज़ें बिक जाती हैं और उसका नाम है लिंगशन वर्कशॉप है। वहाँ पर सभी प्रकार की मेडिसिन सभी प्रकार की हर्ब्स मिल जाती हैं और वहाँ पर तुम अपने पिल को भी बेच सकते हो। और वहाँ पर जो उनकी लीडर है जिनका नाम है ब्लेड ब्यूटी जो काफी ज्यादा चालाक है और हिसाब की पक्की औरत है, वहाँ पर जाओ तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। तो फिर गाइस हमें लिंगशन वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यूनफे पहुंच चुका होता है और कहता है ये है लिंगशन वर्कशॉप है। और फिर वहाँ पर जो यूनफे होता है उस वर्कशॉप के अंदर जाता है जहाँ पर एक असिस्टेंट के पास आती है और कहती है यंग मास्टर आपको यहाँ पर क्या चीजें खरीदनी है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है मुझे यहाँ पर कुछ खरीदनी नहीं है बल्कि मुझे अपना एक पिल रेसिपी यहाँ पर सेल करना था, कहाँ पर सेल हो जाएगा? तो असिस्टेंट बताती है कि उधर जाइए वहाँ पर सेल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वहाँ पर एक एल्डर बैठा उसके पास जाता है और अपनी पिल रेसिपी उसे देखता है और कहता है मुझे ये बेचनी है। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। फिर उस पिल रेसिपी को वो ध्यान से देखने लगता है और कहता है अच्छा और फिर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है भाई ये कोई पिल रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा घटिया पिल रेसिपी है, ये तो अगर मैं इसका पिल बनाऊंगा तो भाई ये जहर बन जाएगा। भाई तू कैसा पिल लेकर आया है? अच्छा तू एक क्लैन का वही यूनफे है ना, नुबड़ा नालायक बंदा, भाई तुझसे उम्मीद क्या रखी जा सकती थी? गार्ड जल्दी से उठाकर इसे बाहर फेंको। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि भाई ये जो लिंगसन वर्कशॉप वाले हैं उनके एल्डर्स इतने ज्यादा बेकार हैं कि मेरे एक रेसिपी को भाई वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्या ये वर्कशॉप है यार। इस बात को सुनने के बाद वहां पर वो मोटा आ जाता है गुस्से में और कहता है कि तू अब हमें सिखाएगा कि भाई पिल रेसिपी क्या होती है क्या नहीं होती है, तू नुबड़े सिखाएगा। थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर एचन की, जिसकी वजह से वहां पर यूनफे को आ जाता है गुस्सा और एक का थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से मोटा धड़ाम से जाकर गिरता, पीछे पिल होती है, पिल भी सारी बिखर उखर डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां पर जो मोटा होता है वह कहता है कि यूनफे तूने मेरे साथ जो किया उसका बदला लेकर आऊंगा गार्ड से, यहाँ पर आज इसको जाने मत देना, तोड़ ताड़ कर इसको रख देंगे। और इसी के साथ लिंगसन पवेलियन के गार्ड्स तुरंत हमारे यूनफे को घेर लेते हैं, लड़ाई उड़वाने सीन होने वाला था। तभी वहां पर एक लड़की की थपड़ी बजाने के सीन आता है और वो हंसते हुए कहते हैं क्या बात है। और इसी के साथ वहां पर ब्लेड ब्यूटी की एंट्री होती है जो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और कहती है कि हमारे लिंगसन पवेलियन को कोई यहाँ पर जज कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ब्लेड ब्यूटी को देखकर पागल हो जाते हैं कि भाई ये बंदी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइस यहाँ पर जो मोटा होता है वो जाकर ब्लेड ब्यूटी से शिकायत करता है कि देखिए ना इसने हमारे लिंगसन पवेलियन की बेइज्जती की, इसको छोड़िएगा मत, तोड़ ताड़ कर रख दीजिएगा। ब्लेड ब्यूटी से एक पंखा मारकर उड़ा देती है और कहती हैं कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तू बताएगा। और इसी के साथ वहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर यूनफे को देखने लगती है। वहाँ पर जो यूनफे होता है वो तुरंत अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है, तुरंत ब्लेड ब्यूटी की सारी बॉडी को स्कैन करने लगता है और फिर वह ध्यान से देखता है कि ब्लेड ब्यूटी की बहुत सारी मेरिडियंस है डिस्टर्ब है, साथ ही साथ उन इन मेरिडियंस की वजह से उनकी कल्टीवेशन भी रुक चुकी है और उन्हें काफी ज्यादा इंटरनल रूप से इंजरीज भी है। ये सब देखने के बाद वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है चलो इस ब्लेड ब्यूटी को काफी ज्यादा इजीली हैंडल किया जा सकता है।
तो यहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहती है कि तुम लोग अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, जल्दी से भीड़ खाली करो, मुझे मामले को हैंडल करने दो। तो सभी लोग वहाँ पर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यूनफे होता है वो भी थोड़ी सी ब्लेड ब्यूटी की तारीफ कर देता है। तो वहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहते हैं तारीफ नहीं, पहले हिसाब होगा। आपने पीछे जो उस मोटे को थप्पड़ मारता जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पिलुल डिस्ट्रॉय गई, उसकी कीमत तो दर जोड़ी तोड़ती और कहती है आपको यहाँ पर 4000 देने होंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 4000 भाई, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ब्लेड ब्यूटी को आ जाता है गुस्सा और कहती है कि भाई जल्दी से पैसे दो वरना आज तुम यहाँ से जाओगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई पैसे हैं नहीं तो कहाँ से दूं। तो ब्लेड ब्यूटी कहती है चलो अभी देखती हूँ कैसे पैसे नहीं है, और वह सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है। बट वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यूनफे होता है वो उस ब्लेड ब्यूटी के उस क्रिटिकल पॉइंट्स पर हिट कर रहा था जिसकी वजह से उसकी सारी इंटरनल इंजरीज एक्टिवेट हो रही थी। ये देखकर वहाँ पर एक एल्डर जो उस ब्लेड ब्यूटी का गार्ड होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई आके इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में इस बंदी को कैसे पता चला। तभी गाइस जो ब्लेड ब्यूटी होती है फिर से यूनफे पर अटैक करती है, लेकिन यूनफे डॉज कर उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जो उसके क्रिटिकल पॉइंट पर लगाता है, जिसकी वजह से ब्लेड ब्यूटी फिर से पीछे चली जाती है। ब्लेड ब्यूटी भी शॉक में कहती है कि आखिर तुमने मेरे इंटरनल इंजरीज को फाइंड कैसे कर लिया और मेरे क्रिटिकल पॉइंट पर कैसे हिट कर रहे हो। तभी गाइस वहां पर ब्लेड ब्यूटी का गार्ड एल्डर जिसका नाम होता है हुआंग तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यूनफे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह एल्डर हुआंग को शांत कर देती है कि एल्डर हुआंग शांत हो जाइए। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है भाई मुझे ये भी पता है कि इस इंजरीज को हील कैसे किया जा सकता है, मेरा नाम है यूनफेई, एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट है, मतलब फेंकता उगता है। तो वहां पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहती है यंग मास्टर यूनफेई आइए हम सीक्रेट कमरे के अंदर बातें करते हैं। और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें किंग लुओ को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के घर आ रही होती है ताकि उसे एक सीक्रेट गिफ्ट दे सके, मतलब एक अच्छा सा उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। तभी अचानक से कुछ उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर सुनती है तो यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो एक क्लैन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर जो बाकी शी क्लैन क्वीन क्लैन है वो लोग अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं, कुछ ही दिन के अंदर ये पूरा एक क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तो फिर गाइस हमें लिंक्सन पवेलियन के एक सीक्रेट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड ब्यूटी हमारे मेन कैरेक्टर को पहले चाय ऑफर करते हैं और फिर पूछती हैं कि आप सच में मेरे इंटरनल इंजरीज को हील कर देंगे। तो वहाँ पर वो जो एल्डर हुआंग होते हैं वह कहते हैं कि यूनफेई हमें चीट करने की कोशिश मत करना वरना इसका परिणाम तुम्हें पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है लगता है आप लोग को मेरी एल्केमी स्किल पर विश्वास नहीं है, तो एक काम करिए मैं यहाँ पर जो रेसिपी बेचने के लिए आया था पिल की उसको एक बार चेक करिए। तो वहां पर जो एल्डर हुआंग होता है उस पिल को चेक करता है और जैसे उस पिल को पढ़ना शुरू करता है भाई उसको एकदम जन्नत महसूस हो जाता है और कहता भाई इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की पिल, एक भी इम्प्योरिटी नहीं है, भाई तू है कौन है भाई, एकदम पागल वगल हो जाता है। तो वहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहती है एक यंग मास्टर यूनफे इसमें अब काफी ज्यादा कमाल के एल्केमिस्ट है। यहाँ पर जो एल्डर हुआंग है वो एक काफी ज्यादा हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट है, लेकिन आपके पिल को देखने के बाद वो भी पागल हो चुके हैं। तो बताइए आपको इस पिल के बदले कितने पैसे चाहिए। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग जितना भी बेचेंगे ना इस पिल को, मतलब बनाकर जितना भी पिल बेचेंगे हमें केवल 50% मुझे उसका प्रॉफिट चाहिए। तो हुआंग बोलता है भाई पिल हम बनाए, मतलब एक कीमत बता दो ना भाई, 50% प्रॉफिट है काफी ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहती है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपके पास से पैसे हर मंथ के एंड में भिजवा दूंगी। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है अरे मेरे पास पैसे मत भिजवाएगा, मेरे फादर के पास ये सारे पैसे भिजवा दीजिएगा। और फिर यूनफे पूछता है कि अरे यार आपके पास कुछ हाई ग्रेड की मेडिसिन है, मतलब कुछ पिल उल के बारे में बताता देता है, थोड़ा सा मुझे चाहिए था। तो वहां पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वो अपने पास से एक स्पेस रिंग निकाल कर सीधे ही यूनफे को देते हुए कहती है ये एक स्पेस रिंग है जिसके अंदर लमसम 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स है, कुछ बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के पोशंस है और अच्छे खासी चीजें, और इसमें आपका वीआईपी पास भी है और आज से आप हमारे लिंक्सन पवेलियन के वीआईपी मेंबर हैं। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर जो यूनफे होता है वो भी धन्यवाद उन्हें बोलता है और कहता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो वहां पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वह कहती है अरे यंग मास्टर यूनफे अब कहाँ जा रहे हैं, आप कुछ बात को भूल तो नहीं रहे हैं, आपको मुझे हील भी करना है। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि आप मुझे ये कुछ मेडिसिन के नाम बताता है कि भाई ये सारी मेडिसिन है आप मेरे घर भिजवा दीजिएगा, आपके लिए आपकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है तो मुझे एक पिल बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसी पिल का यूज़ करते हुए आप रिकवर हो जाएंगी, थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी लगेगा, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। उसके बाद जो यूनफे होता है वो लिंक्सन पवेलियन से बाहर निकलता है और जैसे वो मुड़ता है तुरंत वो एक बंदी से टकरा जाता है जो किंग लुओ होती है, तुरंत वहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है।
और फिर वहां पर जो क्विंगलू होती है वो तुरंत शर्मा भी जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है और तभी शौक में कहती है, अरे यूनफेई, मैंने सुना तुम्हारी फैमिली के बारे में, क्वीन फैमिली और शीप फैमिली बहुत ही खतरनाक प्लानिंग बना रही है, वो तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना रही है। यार मैंने खुद उनके बंदों से ये बातें सुनी है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो यूनफेई होता वह कहता है, मुझे इस बारे में पता है पहले से ही, और तुम चिंता मत करो क्विंगलू, मैं पहले से अपनी प्लानिंग रेडी कर रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी वहां पर जो क्विंगलू होते वक्त, अरे मैं तुम्हें यहाँ पर ये गोल्डन जिनसिंग देने आई थी, तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर जो यूनफेई होता है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर क्विंगलू के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट उलट करने लगता है, फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा को आ जाता है गुस्सा और सीधे ही यूनफेई पर अटैक कर देती है। बट वहां पर जो क्विंगलू होती है वो तुरंत यूनफेई के सामने आकर बूढ़ी अम्मा को रोक लेते हैं। और गाइस इनका नाम होता है एल्डर मोंगो। वहां पर जो एल्डर होती है वह कहती है कि मिस, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, हमेशा आपका फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पर जो यूनफेई होता है वह सोचता है कि भाई ये बूढ़ी अम्मा में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो क्विंगलू होती है वह पहले हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा मेरा इंतजार करना। ऐसे मीठी मीठी बातें होते करने लगता है। इन मीठी बातों को सुनकर वहां पर वो जो बूढ़ी एल्डर होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है क्या यार। फिर कैसे हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें यूनफेई की छोटी बहन यूवी को दिखाया जाता है, जो क्लैन कंपटीशन में कुछ अच्छा बनाने के लिए ना वो रेसिपी पड़ी होती है कि भाई ऐसा बनाऊंगी, मुर्गे का ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, बट उससे कुछ बन ही नहीं रहा होता। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई बंदा आता है और सीधे ही उसे किडनैप कर वहां से लेकर चला जाता है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज एक क्लैन में क्लैन कंपटीशन होने वाला है। इसमें सभी एल्डर्स आ चुके होते हैं। इस क्लैन कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे काफी ज्यादा रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर एल्डर्स भी आपस में बातें करने लगते हैं कि आज हमें एक क्लैन के ट्रू जीनियसेस दिखाई देंगे। इसी के साथ जो वहाँ पर जो लीडर तियानपिंग होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं, आप सभी लोग का क्लैन कंपटीशन में स्वागत है। हमारे क्लैन में हर एक साल में एक क्लैन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर हमारे ट्रू जीनियसेस यंगस्टर आपस में फाइट करते हैं। जो भी क्लैन कंपटीशन को जीतता है उसे हमारे क्लैन की तरफ से काफी ज्यादा हाई लेवल के रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वह बंदा अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव कर सके। और इस क्लैन कंपटीशन का एक सख्त नियम भी है कि कोई किसी को जान से मार नहीं सकता। तो इसी के साथ क्लैन कंपटीशन स्टार्ट किया जाए, घंटी बजती है और इसी के साथ गाइस हमें वहां पर मोटे को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे ही वहां पर अरीना में एंटर कर जाता है और कहता, भाइयों और बहनों, मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं हूँ, बट मैं तुम सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ। और इसी के साथ एक क्लैन का एक मेंबर सीधे अरीना में एंटर करता है, जिसका नाम होता है ए फैन है और वो बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेज 5 का कल्टीवेटर होता है। ए फैन तुरंत मोटे पर अटैक करता है, लेकिन मोटा एक लात भाई मारता, इतना भयानक मारता है कि वो बंदा सीधे जाकर दूर गिरता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। वहां पर जो मोटा होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी कल्टीवेशन पावर को रिलीज करता है। मोटी की कल्टीवेशन इस समय बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेज 6 पर पहुंच चुकी होती है। वो पिछले ही दिन अभी बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेज 5 पर होता है। सॉरी गाइस, 2-3 दिन पहले ही। इस नजारे को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एल्डर्स भी मोटे की तारीफ करते हैं। और इसी के साथ एक क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स मोटे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन मोटा सभी को तोड़ ताड़ कर रख देता है। यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो भी मोटे की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। अपनी बेटी की इतनी ज्यादा तारीफ होता हुआ देखकर वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वह कहता है कि भाई बेटा किसका है, यहाँ पर नुबड़े यूनफेई जैसा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वहां पर लीडर को भी गुस्सा आता है, बट वो अपने आप को किस तरह से शांत कर लेते हैं। तभी वहां पर ए सॉन्ग बोलता है कि भाई मेरा प्रस्ताव यह है कि ना कि मेरा बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड है तो उसी को एक क्लैन का नया उत्तराधिकारी बना दिया जाए। यूनफेई जैसे नुबड़े को यहाँ पर उत्तराधिकारी क्यों रखा गया है? भाई मेरे बेटे को बना वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इस बात को सुनने के बाद लीडर तियानपेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं तुम लोग क्या बक रहे हो। तभी वहां पर जो ई कैल्डर होता है वह कहता हाँ, यहाँ पर ए सॉन्ग की बातें तो 100% सही है। जो यूनफेई है उसकी कल्टीवेशन बेस 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी कल्टीवेशन बेस मैंने भी सुना भाई रिकवर हो चुका है, बट भाई वो कितना ही आगे जा पाएगा, ज्यादा अपनी कल्टीवेशन में कुछ कर और नहीं पाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो ए सॉन्ग है उसी के बेटे को नए यंगस्टर बना क्यों नहीं देते। तो एल्डर्स भी हमें सिर लाने लगते हैं। तभी वहां पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर लीडर तियानमेंग और उसके बेटे को काफी ज्यादा बुली कर रहे हो, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। तो वहां पर एक एल्डर सेकंड एल्डर को समझाता है कि भाई ये हमारी फ्यूचर की बात है, समझा करिए। तो गाइस ये जो एल्डर होता है वो इस क्लैन का ग्रैंड एल्डर होता है और तुरंत वो बंदा खड़ा होता है और तुरंत अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई एल्डर काउंसिल ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया
कि इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे नया इस क्लैन का यंग मास्टर बना दिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर एक क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उनके अंदर जोश भी आ जाता है। यहाँ पर जो लीडर तियानपिंग होते वह कहते हैं ग्रैंड एल्डर आप ये क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलता है भाई तू यहाँ पर एल्डर काउंसिल के खिलाफ जाना चाहता है क्या। तो यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो तुरंत इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। भाई उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बेकार होती है। लीडर तियानपिंग तुरंत उनके पास जाते हैं। यहाँ पर जो ये सॉन्ग होता है वो लीडर तियानपिंग पर तंग कसते हुए कहता है कि भाई तू अब यहाँ पर एल्डर काउंसिल के ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। एल्डर काउंसिल तुझे भी निकालने की पावर रखता है। तो वहाँ पर ग्रैंड एल्डर पूछता है कि भाई तू एल्डर काउंसिल के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है क्या। तो वहाँ पर जो लीडर तियानपिंग होते हैं वह कहते हैं नहीं। तो फिर गाइस इधर हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें यूनफेई का सीन दिखाया जाता है। जो यूनफेई होता है वो एक हॉल में बैठकर तुरंत वहाँ पर एक हाई लेवल की पिल का निर्माण करता है। गाइस ये ग्रेड 3 की प्रोफाउंड एसेंस पिल होती है। वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो उस पिल को अपने हाथ में लेकर सोचता है कि भाई ये जो पिल है वो मेरे फादर की कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में और उनको जो इंटरनल इंजरी हुई उसको हील करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगी और इससे मेरे फादर का लेवल अप भी हो जाएगा। फिर वहाँ पर यूनफेई सोचता है कि भाई इस क्लैन कंपटीशन जो हो रहा है उसमें मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है ए ली होने वाला है जो बॉडी रिफाइनमेंट के स्टीज 8 का कल्टीवेटर होने वाला है और उससे निपटने के लिए मुझे एक हाई लेवल की टेक्निक चाहिए। और इसी के साथ वो अपने डिवाइन वर्ल्ड में एक टेक्निक को चूज करता है जिसका नाम होता है सोल डाइवोरिंग नीडल है। और गाइस इस सोल डाइवोरिंग नीडल को परफॉर्म करने के लिए उसे कोई स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं बल्कि उसे सोल पावर की जरूरत है और उसके पास भर भर कर सोल पावर भरी हुई है। और इसके साथ गाइस वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो सोल डाइवोरिंग नीडल टेक्निक सीखना शुरू कर देता है और इसी के साथ वहाँ पर दरवाजा धड़ाम से खुलता है और वहाँ पर एक गार्ड आकर कहती है कि यंग मास्टर आपकी बहन यूवी को एक्सक्यूशन हॉल वाले लेकर गए हैं। गाइस हमें अरीना का सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर मोटा अपने सभी अपोनेंट को काफी ज्यादा बुरी तरह से हरा रहा होता है। तो एक क्लैन वाले भी बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, हम भी तेरे ही क्लैन के हैं, तेरे कोई दुश्मन नहीं है। तो वहाँ पर जो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है कि अरीना के अंदर कोई मेरा दोस्त या दुश्मन नहीं है, यहाँ पर सब मेरे अपोनेंट है। अगर किसी को भी अंदर इतनी हिम्मत है तो आओ ना अरीना में लड़कर देख लो, मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ। तो वहाँ पर जो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है कि आज से मैं किसी भी हालत में इस एक क्लैन का यंग मास्टर बनकर ही रहूंगा। और इसी के साथ गाइस हमें एक्सक्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूवे को काफी ज्यादा पीटा जा रहा होता है और वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जल्दी से स्वीकार करो कि तुम्हारे भाई यूनफेई ने बोला था कि उस मोटे यंग मास्टर क्विंग की जाओ और पिल को चुरा लो। और गाइस इस मोटे यंग मास्टर का नाम ही क्विंग है। तो वहाँ पर जो यूवी होती है वह कहती है कि नहीं मैंने वो पिल नहीं चुराया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर वो जो बंदा होता है वह कहता है आज तुम किसी भी हालत में स्वीकार कर रहोगी। और वो अपने बंदों को बोलता है कि भाई जाओ और इसकी उंगलियों को तोड़ दो। और उसके बंदे उसकी उंगलियों को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ हमें यूनफेई का सीन दिखाया जाता है। यूनफेई की कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है और वहाँ पर वो जो गार्ड होती है वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो गार्ड होती है वो मुस्कुराते हुए इशारा में बता देती है कि ये सॉन्ग को कि भाई यूनफेई की कल्टीवेशन बेकार हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो ये सॉन्ग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आज यहाँ पर यूनफेई अरीना में नहीं आने वाला है। और इसी के साथ वहाँ पर जो लीडर तियानबेंग होते हैं वह कहते हैं कि भाई इस मोटे के साथ हमारे एक क्लैन में ऐसा कोई भी नहीं है क्या जो फाइट कर सके, कोई तो आओ इधर। इसी के साथ हमें मोटे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि भाई कोई तो हो जो अरीना में आकर मुझसे लड़े यार, आओ सबको चैलेंज और जल्द देने लगता है। अभी गाइस वहाँ पर एक लड़की की सीधे अरीना में एंट्री होती है जो भी एक क्लैन की होती है जिसका नाम होता है जुआन और ये भी बॉडी फॉर्मेशन की स्टीज 5 की कल्टीवेटर होती है और तुरंत अरीना में एंटर करते बोलती है कि मोटी मैं तेरे साथ फाइट करूंगी। वहाँ पर जो मोटा होता है उस लड़की को देखकर हंसने लगता है और कहता है जुआन तू एक लड़की होकर मुझसे फाइट करेगी, हाँ तेरी कल्टीवेशन बढ़िया तो है बट अभी भी मैं तुझसे एक स्टीज हाई हूँ। तो वहाँ पर जो जुआन होती है वह कहती है यार लड़ ले। और इसी के साथ गाइस दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है जहां पर जुआन भी मोटे के साथ टक्कर से टक्कर फाइट कर रही होती है लेकिन मोटा एक अटैक कर सीधे जुआन को फेंक देता है, मतलब गाइस पीछे कर देता है। और वहां पर जो मोटा होता है वो हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा था जुआन तू मेरा सामना नहीं कर पाएगी, तो चल अब बता। तो वहां पर जुआन होती है वो फिर से खड़ी होती है, अपनी सीक्रेट टेक्निक को फॉर्म करती है और बहुत सारे आइस से अटैक करती है, मतलब धड़ धड़ जमीन से आइस निकलते हैं। लेकिन वहां पर जो मोटा होता है वो आइस को डॉच करते हैं, साथ ही साथ आइस को डिस्ट्रॉय सीधे जुआन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे वहां पर जुआन बचने की कोशिश करती है बट उस स्वाट सीधे उसकी छाती में लग जाती है और वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है। बट मोटे पर अटैक कर
सीधे उसे पीछे कर देती है। यहाँ पर स्वान सच में काफी ज्यादा घायल होती है। यहाँ पर जो मोटा होता है वह देखता है कि भाई उसके चेहरे पे एक हल्का सा कट आ चुका है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं, और एक काफी ज्यादा जानलेवा अटैक सीधे स्वान पर कर देता है। बट गाइस अचानक से वहां पर एक धुआं होता है और वहां पर और मोटे के सामने से सीधे स्वान गायब हो जाती है। और गाइस हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूनफेई की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने वहां पर स्वान को बचा लिया होता है। तो स्वान कहती है थैंक यू यूनफेई। तो वहां पर यूनफेई कहता है मेरे पर छोड़ दो। और इसी के साथ वहां पर ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये बंदा वापस कैसे आ गया। और इसी के साथ यूनफेई सीधे अरीना में एंटर करता है, तो मोटा सीधे उस पर एक काफी जानलेवा अटैक करता है, लेकिन यूनफेई उसे काफी ज्यादा इसलिए डॉज करके एक तमाचा मारता है, जिसकी वजह से जो मोटा होता है धाम से जाकर गिरता है। बट यूनफेई यहीं पर नहीं रुकता, धाम मतलब दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, भाई बहुत ही ज्यादा मार मार कर सीधे मोटे को एरिना से बाहर फेंक देता है। और वहां पर जो यूनफेई होता है मोटे को डराते हुए बोलता है कि भाई तू अभी क्या बोल रहा था। भाई मोटा इतना ज्यादा डर जाता है कि वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ये सॉन्ग भी शौक कर कहता है भाई तेरी कल्टीवेशन तो डिस्टर्ब हो चुकी थी ना। वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है भाई तूने क्या सोचा था कि मेरी कल्टीवेशन फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी के साथ वहां पर जो यूनफेई होता है वो अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करता है। उसकी कल्टीवेशन भी बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 6 तक पहुंच चुकी होती है। इस नजारे को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अभी 3 दिन पहले बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 3 पर था, 3 दिनों के अंदर 3 लेवल अप है। भाई यहाँ पर जो यूनफेई है वो जीनियस है। वहां पर जो ये तियानमिंग होते हैं वो भी एल्डर्स की तरफ देख कर कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई अभी बोल रहा था कि मेरा बेटा एकदम नालायक है, उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा खराब है। तो आओ देख लो आज का आउटकम क्या बता दिया कि मेरा बेटा अभी जीनियस है, और सभी एल्डर्स को धमकाम का देते हैं। और इसी के साथ वहां पर जो यूनफेई होता है वो सीधे अरीना में एंटर करता है और कहता है भाई कौन अब मुझसे लड़ना चाहेगा, आ जाओ अरीना में। तभी गाइस आसमान से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे यूनफेई की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वो तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर तुरंत उस अटैक को रोकता है। दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। सारे लोग भी कहते हैं भाई क्या हुआ। और इसी के साथ हमें यूनफेई को दिखाया जाता है जिसे चोटी लग चुकी होती है, और इसके सामने एक बंदे की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है, जो कहता है कि मेरे मोटे भाई को तूने आखिर पीटने की हिम्मत कैसे की। और गाइस ये होता है ए सॉन्ग का बड़ा बेटा ये लेई, और ये बंदा बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 8 का कल्टीवेटर होता है। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है कि तेरा मोटा भाई जिस तरह से ये क्लैन के बाकी लोग को पीट रहा था मैंने भी उसे वैसे पीट पाट के रख दिया। इस बात को सुनने के बाद वहां पर ए लेई को आ जाता है गुस्सा और कहता है जवान लड़ाता है और सीधे ही अपनी और भी पावर को अनलिस्ट करता है। वो बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 8 नहीं बल्कि स्टेज 9 का कल्टीवेटर होता है। इस चीज को देखने के बाद ग्रैंड एल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है भाई हमारे ए क्लैन का ट्रू जीनियस है, बॉडी फॉर्मेशन के स्टेज 9 का कल्टीवेटर है, और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। तो वहां पर यूनफेई बोलता है कि भाई केवल तू पावर ही दिखाएगा कि लड़ेगा भी। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो ए लेई आता है वो आसमान में उड़ता है और अपनी एक सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर एक काफी ज्यादा पावरफुल विंड एंड लाइन अटैक मारता है, जिसकी वजह से पूरा अरीना एकदम कांप उठ जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल धमाका होता है कि चारों तरफ एकदम धुआं फैल जाता है। वहां पर जो ए लेई होता है वह कहता है कि ये मेरा एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम है विंड एंड लाइन अटैक उसका यूज किया है। यूनफेई तेरा बचने का कोई भी चांस ही नहीं है। इधर में ये तियानमिंग को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को ऐसा मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं नहीं। तभी गाइस जो ये सॉन्ग होता है वो पीछे से ये तियानमिंग पर अटैक करता है, लेकिन ये तियानमिंग तुरंत उसको नोटिस कर लेते हैं और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे के झटके की वजह से पीछे चल जाते हैं। वहां पर जो ये तियानमिंग होते हैं वह कहते हैं बुड्ढे चोंग तू ये क्या कर रहा है, और तेरी कल्टीवेशन मिड स्टेज अर्थ रियलम तक पहुंच गई, तू तो पहले स्टार्टिंग रियलम पर था ना। तो वहां पर जो बुड्ढा चोंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि भाई मैंने भी अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप करके तेरे बराबर आ चुका हूँ, और वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तेरा बेटा भी नुबड़ा है, मेरा बेटा भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे क्यों नहीं अपना सेट की पोजीशन सौंप देता, मैं ही इस क्लैन का लीडर क्यों ना बन जाऊं। तभी वहां पर जो थर्ड एल्डर होता है वह कहता है कि भाई तू होता कौन है कि ये डिसाइड करने वाला कि इस ये क्लैन का लीडर कौन बनेगा कौन नहीं। तभी गाइस वहां पर जो ग्रैंड एल्डर होता है वह कहता है कि अरे थर्ड एल्डर शांत हो जाइए। यहाँ पर ये सॉन्ग तो सही तो बोल रहा है कि भाई उसका बेटा भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इसका बेटा हमारे ये क्लैन को और भी फ्यूचर में आगे लेकर जा सकता है और वह सभी
एल्डर्स को समझाने लगता है कि भाई इसको हटाइए और ये सॉन्ग को नया लीडर बनाइए। तभी गैस वहाँ पर जो सामू होता है वो तुरंत एक पिल की बोतल पेट्रियाच को दे देता है और कहता है पेट्रियाच इसे अपने पास रख लीजिए, इसे यूनफे ने बोला था और यूनफे की आप चिंता मत करिए, आप इसका यूज करके जल्दी से अपनी पावर्स को लेवल अप करिए। तो गाइस यहाँ पर जो ए सॉन्ग होता है वह कहता है तो यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, आज से मैं एक क्लैन का नया लीडर हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो यहाँ पर आओ और मेरे सामने मरने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी मेरे सामने नहीं झुकेगा मैं उसे सीधे सीधे खत्म कर दूंगा। तभी गाइस वहाँ पर एक बंदे की हंसने की आवाज आती है, ये हमारा मेन कैरेक्टर यूनफे होता है जो हंसते हुए कहता है कि भाई यहाँ पर क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है, मैं तो इसी ड्रामे के लिए थोड़ा सा छिपके गया था, तुम लोग तो ऐसी के तैसी मेरे फादर के करने पर लग चुके हो। यहाँ पर यूनफे को जिंदा देखकर यूनफे के सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो ए लेई होता है वो शौक में कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, तू मेरे सीक्रेट टेक्निक के अटैक से कैसे बच गया, आखिर ये कैसे हुआ, इम्पॉसिबल, एक बार बच गया, इसमें तेरी किस्मत अच्छी होगी बट अगली बार तू बचेगा नहीं। और सीधे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए वो फिर से अपनी सारी पावर्स को एकजुट इकट्ठा करने लगता है और बहुत सारी शॉट से अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर जो यूनफे होता है वो अपने डिवाइन स्टेप का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को काफी ज्यादा इजिली डॉज कर वहाँ से सीधे गायब हो जाता है, चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तो वहाँ पर जो एले होता है वह कहता है कि भाई धुएं के अंदर कहाँ छुप गया, जल्दी से बाहर निकल, पोक का इनका जल्दी से बाहर निकल, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, क्या छुपा हुआ है। तो वहां पर जो यूनफे होता है वो धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है कि भाई मैं छुपा हुआ कहाँ हूँ, और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और अपनी पावर्स का यूज कर उस एले ने जो स्वाड पकड़ी थी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। एले पूरी ताकत लगा देता है बट वहां पर यूनफे उसके स्वाड के अपने पास खींचकर बहुत सारी स्वाड का क्लोन बनाकर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर जो एले ही होता है वो समझ ही नहीं पा रहा होता है, इसे काफी ज्यादा चोटी उठी लगती है, इतनी ज्यादा चोटी कि भाई वह तुरंत काफी ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है भाई ये क्या था, और वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वहां पर ये देखकर ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो स्वाड इंटेंट है। वहां पर जो ये तियानमिंग है हमारे मेन कैरेक्टर के फादर भी कहते हैं भाई मेरे बेटे ने स्वाड इंटेंट को मास्टर कर लिया, इतनी ज्यादा छोटी उम्र में ये कितना ज्यादा भयानक है। और फिर कैसे में ए लेई को दिखाया जाता है एकदम डर चुका होता है बट वहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है भाई तू हार मान चुका है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो ए लेई होता है वह कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और पीछे से एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट निकालकर सीधे ही वह हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है और हंसते हुए कहता है कि यह मेरा एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जिससे तू बच नहीं पाएगा। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे वो आर्टिफैक्ट रुक चुका होता है एक नीडल द्वारा। इस नीडल को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये कौन सा तू आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़ते हुए कहता है कि भाई मैंने तुझे एक मौका जिंदा होने का दिया था बट तूने वो मौका खो दिया, और मैं जो आर्टिफैक्ट यूज कर रहा हूँ वो सोल डाइवोरिंग नीडल है और एक झटके के अंदर भाई मारता है, क्या ही मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो यूनफे होता है उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। अपनी बेटी को ऐसा मरता हुआ देखकर ये सॉन्ग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यूनफे आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर डालूंगा। तभी गैस वहाँ पर जो यूनफे होता है वो सीधे येसोंग के पास आ जाता है और कहता है बुड्ढे मुझे तुझसे भी बदला लेना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना बदला लेना, तोड़ना ताड़ना भी है। वहाँ पर बुड्ढा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 9 सन्स मार्शल गॉड एपिसोड 4 और 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कंपटीशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे यूनफे तुरंत उस येसोंग के पास पहुंच कर कहता है कि भाई क्या हाल है येसोंग, तूने मेरे फादर के खिलाफ जो भी प्लानिंग बनाई थी साथ ही साथ मुझे झूठे झूठे इल्जाम में जो भी प्लानिंग तूने फंसाने की बनाई थी वो सारी फेल हो चुकी है, इस बारे में तेरा क्या कहना है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो एल्डर येसोंग होता है वह कहता है कि यूनफे तू ये क्या बक रहा है, तेरे पास कोई प्रूफ है कि भाई वैसे मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता है तुझे प्रूफ चाहिए ना, हाँ मेरे पास प्रूफ भी है। तुरंत तो उस नौकरानी को पकड़ कर लाता और वहीं पर पटक कर कहता है कि चल भाई आप जल्दी से सारी चीजें उगल दे। तो वहां पर जो नौकरानी होती है वो सारी चीजें बताने लगती है कि हाँ एल्डर येसोंग ने ये सारी प्लानिंग बनाई थी, साथ ही साथ यूनफे की छोटी बहन यूवे को भी इसी ने एक्सक्यूशन हॉल द्वारा झूठे इल्जाम में पकड़वाया था। ये बात सुनने के बाद एल्डर येसोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है रुको मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ था। उसके बाद गैस हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सक्यूशन हॉल का ये बंदा यूवे को काफी ज्यादा पीट रहा होता है और वह कह रहा होता है कि भाई मान ले झूठे झूठे इल्जाम, लेकिन वहाँ पर जो यूवी होती है वो मान नहीं रही होती है। तभी यहाँ पर नौकरानी भी हंसती हुई आ जाती है और कहती है क्या हाल है भाई,
यहाँ पर ये यूवी मानी कि नहीं। तो वहाँ पर वो गार्ड बोलता है कि भाई मैंने इसको इतना पीटा कि भाई मान ले जो यूनफे है उसने ही तुझे बोला था कि पिलुल चुराने के लिए और झूठे झूठे इल्जाम ये मान ही नहीं रही है यूनफे के खिलाफ है। तो वहाँ पर ये जो नौकरानी होती है वह कहती है अच्छा महारानी जी मान नहीं रही हैं, एक काम करो इन्हें जान से खत्म कर दो। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड भी तुरंत यूवी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ अपनी स्वाड चला देता है, बट स्वाड लग पाता अचानक से उसके माथे से एक सुई निकल जाती है। और गाइस यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर यूनफे की एंट्री होती है जिसने सोल डाइवरिंग नीडल का यूज करते हुए उस गार्ड को खत्म कर दिया था। और तुरंत वो यूवी के पास आकर कहता है सॉरी यूवी थोड़ा सा आने में लेट हो गया। अपनी बहन की बॉडी पर इतनी ज्यादा भयानक चोटों को देखने के बाद अब वहां पर यूनफे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलिश होती है। यहाँ पर ये जो नौकरानी होती है वो तुरंत गार्ड्स को बुलाती है और कहती है एक्सक्यूशन हॉल के गार्ड्स तुरंत और इस यूनफे को खत्म कर दो। और वहां पर गार्ड्स तुरंत यूनफे पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर जो यूनफे होता है वो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तुरंत अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करता है, जिसकी वजह से एक्सक्यूशन हॉल के सभी गार्ड्स भी आसमान की तरफ उड़ते हुए जाते हैं और वह काफी ज्यादा गुस्से में उस नौकरानी की तरफ बढ़ने लगता है। नौकरानी काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है प्लीज प्लीज मेरी जान को बख्श दो। वहां पर यूनफे इतनी ज्यादा गुस्से में देखता है कि भाई वहीं पर तुरंत वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर यूनफे का दोस्त साव भी आ जाता है और कहता है भाई क्या हुआ, मैंने भी यहाँ पर एक्सक्यूशन वाला कांड सुना था। तभी वो सारी मामले को देख लेता है और समझ जाता है कि भाई इस नौकरानी ने यूवी के साथ क्या किया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो नौकरानी को जान से मारने वाला होता है। बट वहां पर जो यूनफे होता है वो रोक लेता है और कहता है भाई हमें इस नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद गाइस हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है। ये सॉन्ग है अब तुम्हारा सारा भांडा फूट चुका है, तुमने फैमिली के रिसोर्सेज जितने भी चोरी किए हैं, साथ ही साथ तुमने फैमिली के जितने भी सीक्रेट्स को दूसरी फैमिली को बेचा है, वो सब हमें पता चल चुका है। तो वहां पर ये सॉन्ग भी गुस्से में कहता है कि भाई तू क्या बक रहा है, मैंने कौन से फैमिली के सीक्रेट दूसरी फैमिली को बेचे हैं, जल्दी से मुझे बता। तो वहां पर जो पैट्रियस तियान पेंग होते हैं वह कहते हैं मैं बताता हूँ। तुरंत वे एक डॉक्यूमेंट ले जाकर सीधे एल्डर्स को दे देते हैं और कहते हैं इस यूसोंग ने जितने भी हमारी फैमिली के सीक्रेट्स है, क्वीन फैमिली साथ ही साथ सी फैमिली को बेचा है, ये सारी चीजें इसमें, और उसने जितनी भी चोरियां की हैं सब इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। वहां पर जो एल्डर्स होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं और उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वह गुस्से में कहते हैं ये सॉन्ग है तूने ये क्या किया, हमारी ये फैमिली के इतने ज्यादा भयानक सीक्रेट्स और इतने ज्यादा भयानक रिसोर्सेज को तूने चोरी किया है। ये सब सुनने के बाद जितने भी ये फैमिली के लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्से में चले जाते हैं। वहां पर जो ग्रैंड एल्डर होता है वो भी गुस्से में कहता है ये सॉन्ग ये सब क्या है, मैंने सोचा तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तेरा बेटा भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए तू हमारी ये फैमिली को काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगा, बट तूने हमारी फैमिली के इतने ज्यादा भयानक सीक्रेट्स है हमारी दुश्मन फैमिली को बेच रहा है, इससे हमारी पूरी ये फैमिली तबाह हो जाएगी। तो वहां पर जो ये सॉन्ग होता है वह कहता है ये फैमिली तबाह हो जाएगी, भाई ये फैमिली पहले से ही डूबी हुई है, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मेरा जो बेटा एली है उसका लेवल अप हो सके। और इस सिटी के अंदर जो सभी फैमिली के बीच में माइन सीजिंग टूर्नामेंट होने वाला है उसमें मेरा बेटा जीत सके, अगर वो कंपटीशन जीत जाता है तो ही हमारी फैमिली के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे कि हमारी ये फैमिली बच पाएगी, वरना हमारी ये फैमिली पहले से ही तबाह हो जाएगी। फिर वह चक्कर खाकर गिर जाता है कि भाई 3 साल मैंने 3 साल तक लगातार इतनी ज्यादा मेहनत की, मेरी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। तो वहां पर जो लीडर होते हैं वह कहते हैं कि भाई तूने हमारी जो फैमिली के सीक्रेट्स बेचे हैं उससे तो हमारी ये फैमिली पक्का ही तबाह हो जाएगी, भाई अपनी फैमिली की सारी सीक्रेट दुश्मनों को कोई बेचता क्या, इसके लिए तुझे सजा दी जाएगी और मैं तुझे डेथ की सजा सुनाता हूँ। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो येसोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत अपने पास से एक पिल निकाल कर कहता है तुम लोग मुझे मारोगे चलो, और इसी के साथ वह सीधे पिल को खा लेता और कहता है पैट्रियस तियानपेंग तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और उस पिल के खाने की वजह से उसकी जो कल्टीवेशन थी वो अर्थ रियलम के मिड स्टेज पर थी और उसमें भी थोड़ी सी आगे हो जाते और काफी ज्यादा उसकी बॉडी से भयानक पावर अनलिश होने लगती है और एक झटके के अंदर वह सीधे पैट्रियस तियानपेंग पर हमला कर देता है। वहां पर जो यूनफे होता है वह फादर बच्चे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बट तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, पैट्रियस तियानपेंग को वो अटैक लग चुका होता है जिसकी वजह से वहां पर सारा सीन ही डार्क हो जाता है। और वहां पर जो येसोंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन उस पैट्रियस तियानपेंग को जान से मार दिया, अब ये फैमिली पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ चुकी है। तभी गैस आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल फायर फोनिक्स दिखाया जाता है जो सीधे ही येसोंग पर हमला करती है। येसोंग भी पीछे हट जाता है और उस फोनिक्स के अंदर से वहां पर पैट्रियस तियानपेंग की कूल सी एंट्री होती है। हमें पैट्रियस तियानपेंग की कल्टीवेशन को दिखाया जाता है, अर्थ स्टेज के एडवांस रियल में पहुंच चुकी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर यूनफे भी हंसते हुए कहता है कि भाई मैंने अपने फादर को पहले से ही प्रोफाउंड ओर्सिन पिल दे दिया था जिसकी वजह से उनकी जो ब्लॉकेज थी और उनकी जो इंटरनल इंजरीज थी वो हील हो चुकी है। अब उनकी कल्टीवेशन
अर्थ रियलम के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अब तू उन्हें नहीं हरा पाएगा। ये बात सुनने के बाद ये सॉन्ग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है मैं उन्हें नहीं हरा सकता बट तुझे तो मार सकता हूँ ना। और एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक सीधे ही हमारी यूनफेई की तरफ कर देता है। वहां पर जो यूनफेई होता है वो तुरंत आसमान में एक फोनिक्स को क्रिएट करता है और फोनिक्स से हमला करता है। साथ ही साथ सोल डाइवोरिंग नीडल को भी फोनिक्स के आगे लगा देता है। वो फोनिक्स जाकर दूसरे वाले अपोनेंट के फोनिक्स से टकराती है। साथ ही साथ सोल डाइवोरिंग नीडल ए सॉन्ग के माथे के अंदर छेद कर देता है और वहीं पर ए सॉन्ग का काम तमाम हो जाता है। वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वो भी तुरंत सभी लोग की तरफ देख कर कहता है तुम लोग सोचते होगे कि मैंने ए फैमिली को खत्म कर दिया, बट मैंने जो भी किया वो ए फैमिली को बचाने के लिए किया। हमारी ये फैमिली इतनी ज्यादा कर्जे में आ चुकी है कि आज नहीं तो कल वो खत्म ही हो जाएगी और हमारी ये फैमिली को बचाने का केवल एक ही उपाय है और वो है माइन सीजिंग टूर्नामेंट है। माइन सीजिंग टूर्नामेंट में जो हमें खदान मिलने वाली है, अगर हम उसे किसी तरह पा जाते हैं तो हमारी फैमिली के पास इतना पैसा हो जाएगा कि हमारी फैमिली में जितने भी कर्जे हैं वो हट जाएंगे। अगर हम वो कंपटीशन हारते हैं तो हमारा पूरा ये फैमिली खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सारी चीजें की, अपने फैमिली के सीक्रेट्स बेचे, अपने बेटे का लेवल अप किया ताकि जो मेरा बेटा है वो माइन सीजिंग टूर्नामेंट को जीत सके। और इसी के साथ वहां पर जो ए सॉन्ग होता है वो खत्म हो जाता है। तभी वहां पर एक गार्ड सीधे पेट्रियाच के पास आकर कहता है कि पेट्रियाच गड़बड़ हो चुकी है, हमारे सभी बिजनेस पर हमारी फैमिली ने जितने लोग से कर्जा लिया है उन लोगों ने अटैक कर दिया है। और इसी के साथ हम ए फैमिली के बिजनेसेस पर दिखाया जाता है जिन पर उन लोगों ने हमला कर दिया था, जिससे ए फैमिली ने कर्जा लिया होता है। और वो लोग कहते हैं कि भाई जल्दी से हमारा सारा पैसा वापस दो। और इसी के साथ कुछ दुकानों में बंदों को तोड़ा उड़ा भी जा रहा होता है कि जल्दी से भाई हमारा पैसा वापस दे दे वरना हम इस पूरे बिजनेसेस पर कब्जा कर लेंगे। तो वहां पर जो एक बंदा काम कर रहा होता है वह कहता है कि भाई हमारे पेट्रियास तुझे छोड़ेंगे नहीं, पैसा देंगे ना। पेट्रियास कहाँ मना कर रहे हैं, बट तुम लोग जो दादागिरी मचा रहे हो पेट्रियास इसके बदले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तो बंदे हंसने लगते और कहते हैं तुम्हारा पेट्रियास है अब तक खत्म हो चुका होगा, नया पेट्रियास ए सॉन्ग बन चुका होगा और जल्दी से हमारा पैसा वापस दे, ज्ञान मत दे इधर वरना ये दुकान हमें दे दे। तभी गैस वहाँ पर पेट्रियास तियानपेंग आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या गुंडई मचा कर रखे हो। तभी वो सारे लोग भी डर जाते हैं और तुरंत पेट्रियास को देखकर उन्हें पहले ग्रीट करते हैं। तुम लोग उस ए संघ के साथ मिले हुए थे जिसने हमारे ए फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उसने हमें भी मारने की कोशिश की, यानी तुम लोग भी हमारी फैमिली के साथ गद्दारी कर रहे हो और पीछे पीछे प्लानिंग बना रहे हो। तो वो लोग भी कहते हैं अरे नहीं नहीं पेट्रियाच हमारा ऐसा कोई मोटो नहीं था, हम तो यहाँ पर केवल अपनी उधारी वसूल करने के लिए आए थे। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि पेट्रियास आपकी जो ए फैमिली है वो इस सिटी की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, बट फिर भी आपने जो हमसे उधारी ली है वो भाई आपको चुकाना पड़ेगा, ये नहीं हमारी उधारी आप ऐसे मार नहीं सकते। तो वहाँ पर जो पेट्रियास होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि भाई मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा। तभी गैस वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी आ जाता है। तो सभी लोग सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है वो ये फैमिली के पेट्रियास तियानपेंग की पास आकर कहता है कि भाई मैंने सुना कि तुमने बहुत सारी फैमिली से कर्जे उर्जे ले लिए है और तुमने इन लोग के पैसे वापस नहीं लौटाए हैं, तो मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा है। तो बताओ तुम पैसे वापस करोगे या नहीं। तभी वहाँ पर जो यूनफे होता है वो सिटी लॉर्ड के सामने आकर कहता है हाँ भाई हम पैसे क्यों नहीं देंगे, पैसे जरूर वापस करेंगे। तभी वहाँ पर जो पेट्रियास तियानपेंग होते हैं वो तुरंत यूनफे को पीछे खींच लेते और कहते हैं भाई तू क्या बक रहा है, यहाँ पर अभी हमारी फैमिली के पास पैसे नहीं है, तू यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहा है कि हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी बेच दें। भाई प्रॉपर्टी बेच देगा तो हमारी फैमिली के पास कोई भी अर्निंग का सोर्स ही नहीं बचेगा और हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है वह कहता है हाँ यूनफे बताओ किस तरह से तुम उधारी चुकाने वाले हो। अगर तुम उधारी नहीं चुका पाते हो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी और तुम लोगों ने जिन लोग से कर्जे लिए उन लोग को बांट दी जाएगी। तो बताओ तुम लोग कब पैसे चुकाने वाले हो। तभी गाइस वहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है उनकी एंट्री होती है और गाइस ब्लेड ब्यूटी का नाम चूचू है, तो मैं इन्हें ब्लेड ब्यूटी ही बोलूंगा। तो वो आकर कहती हैं कि भाई यहाँ पर लगता है कोई बखेड़ा चल रहा है। तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड कहता है अरे लिंक्स एंड पवेलियन की ब्लेड ब्यूटी आप यहाँ पर क्यों आई हैं, चलिए आ गई है, स्वागत है, कोई काम है तो प्लीज मुझे बता सकती हैं। तो ब्लेड ब्यूटी बोलती है हाँ काम तो था बट आपके साथ नहीं, और सीधे ही वह यूनफे का हाथ पकड़ कर कहती है मुझे ए फैमिली के साथ कोई अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस सेटअप करना था, इसलिए मैं इन लोग के पास आई थी। और थोड़ा सा वो यूनफे के साथ चिपकुप को होने लगती हैं। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर यूनफे का फादर भी साथ ही साथ वो सिटी लॉर्ड भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो लिंक्स एंड पवेलियन है वो इस पूरे सिटी का सबसे ज्यादा बड़ा पवेलियन है और इस पवेलियन की ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हैं और इस पवेलियन के पीछे बड़ी बड़ी लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड भी
भी हिला हुआ था। यहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती हैं वो हमारी यूनफे से और भी ज्यादा चिपक कर कहती हैं आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10,000, तो यूनफे मैं आपको वही देने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पर जो यूनफे होता वह कहता अरे मेरे फादर को दे दीजिए। तो गाइस नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने लिंक्सन पवेलियन को वो मेडिसिन वाला रेसिपी बेचा था और कहा था कि भाई मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए। तो वही यहाँ पर ब्लेड ब्यूटी देने के लिए आई होती है और कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनकर यहाँ पर सिटी लॉर्ड साथ ही साथ यान पे भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं। तभी गाइस वहाँ पर जो क्विंग लू होती है वो भी आ जाती है और क्विंग लू देखती है कि जो ब्लेड ब्यूटी है वो यूनफे के साथ चिपक रही है, जिसकी वजह से उसे भी गुस्सा आता है। बट वहाँ पर जो यूनफे होता है वो तुरंत देख लेता है और तुरंत क्विंग लू के पास जाकर कहता है अरे क्विंग लू तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वहाँ पर जो क्विंग लू होती वह कहती है अरे मैंने कहा था कि ना मैं तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर सिटी लॉर्ड है साथ ही साथ तियानपेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर तियानपेंग खुश भी होते हैं कि भाई 30,000 में तो हमारा बहुत सारा कर्जा चुक जाएगा। और फिर गैस दोनों ही लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को एक तरफ से इधर खींच रही होती है और दूसरी वाली दूसरे साइड से खींच रही होती है और इनके बीच में ऐसे लड़ाई शुरू हो जाता है कि यूनफे इधर आओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस वाली बातें करनी है। तो वहाँ पर क्विंग लू कहती है अरे कौन सी बिजनेस वाली बातें कोने में की जाती है। और दोनों ही लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम लड़ने लगती हैं। यह देखकर वहाँ पर जो तियानपेंग होते हैं वो थोड़ा सा खांसते और कहते हैं यार अरे यार रास्ते में तो ऐसा मत करो। और फिर वह सभी लोगों से करते हैं भाई मेरी फैमिली में जिन लोग का भी कर्जा है मैं उन लोग का थोड़ा थोड़ा निपटा दूंगा और बाकी में बाद में दे दूंगा। और इसी के साथ वहाँ पर सीधे वह सिटी लॉर्ड के पास जाकर कहते हैं अरे सिटी लॉर्ड अब आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वहाँ पर सिटी लॉर्ड बोलने वाला था हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है। तभी दोनों लड़कियां उसे घूर कर देखती हैं, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं चलता हूँ। और सिटी लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर जो ब्लेड ब्यूटी होती है वो यूनफे से कहती है यूनफे चलो हमारे पवेलियन में चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो याद ही है ना। तो वहाँ पर जो क्विंग लू होती है वह कहती है पवेलियन में चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ यूनफे। और दोनों ही हमारे यूनफे का एक हाथ पकड़कर एक हाथ वो पकड़कर आगे चलने लगती हैं। तो वहाँ पर यूनफे कहता है अरे फादर आप फैमिली में चलिए और मैटर को निपटाइए, मैं तब तक आता हूँ। यहाँ पर ये फैमिली का एक गार्ड बोलता है कि भाई हमारी यंग मास्टर तो काफी ज्यादा कूल है। तो वहाँ पर पेट्रियास तियांगपेन बोलते हैं भाई क्या कूल है, लोग बोलेंगे कि इतनी ज्यादा अमीर अमीर लड़कियों के पीछे हमारा यंग मास्टर पड़ा हुआ है, भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो वहाँ पर जो गार्ड कहता है अरे पेट्रियाच ये जो हमारे यंग मास्टर है वो सब हमारी फैमिली के लिए भले के लिए कर रहे हैं, आप ज़्यादा चिंता मत करिए। तो वहाँ पर जो पेट्रियाच होते वह कहते हैं रहने दो करने दो, मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा कूल है और आगे और भी बहुत सारी लड़कियों को पटाएगा। ये बात सुनने के बाद वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा हिल जाता और कहता भाई क्या अभी तो ज्ञान की बातें कर रहे थे कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी इज्जत जा रही है, अब बोल रहे मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा कूल है। उसके बाद गाइस हमें ए फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है साथ ही साथ उसके फादर बैठे होते हैं, जहाँ पर उसके फादर यूनफे से पूछते हैं यूनफे क्या तुम यूनफे हो ना मेरी बेटी, क्या कोई बहरूफियत तो नहीं हो। और अपनी बॉडी से अपनी भयानक पावर्स को अनलिस्ट करते हैं और कहते हैं जल्दी से सच्चाई बताओ। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वो भी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है हाँ फादर मैं आपका बेटा ही हूँ। तो वहाँ पर उसके फादर कहते हैं तो सीक्रेट कोड बताओ। और उसके बाद वो लोग ऐसे कुम्फुम करने लगते हैं कि भाई अल्लाह ब्ला वो भी बोलता है ऐसे ब्ला 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 कर वो लोग कुम्फुम मारने लगते हैं कि भाई मैं तोड़ दूंगा तेरी दुनिया को। और वो ऐसे गाने वाने चलने लगते हैं। फिर गाइस वहाँ पर कोड वेरिफिकेशन हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो पेट्रियास होते हैं वह कहते हैं अरे यूनफे मुझे माफ़ कर देना, दरअसल फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चले, इतनी ज़्यादा धोखे होके चलना है जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम यूनफे नहीं हो, कोई बहरूफी आ चुके हो, बट अब मुझे विश्वास हो चुका है कि तुम ही यूनफे हो। वहाँ पर जो यूनफे होता वह कहता है करे भाई इतने साल होने के बावजूद भी मुझे मेरे फादर का सीक्रेट कोड याद था, वरना तो आज मेरे फादर मुझे ही तोड़ ताड़ कर रख देते और कहते हैं कि भाई तू यूनफे ही नहीं है। तभी गैस वहाँ पर जो यूनफे के फादर होते हैं वो सीधे जंगले के पास पहुँचते हैं और वो सामने देखते हैं सामने क्वीन फैमिली का होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलिश हो रही होती है, जिसे देखकर कहते हैं कोई वहां पर अपनी सीक्रेट बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। और इसी के साथ गाइस से हमें क्वीन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी कल्टिवेटर्स से एक बंदे की सीक्रेट बॉडी को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं और उस बंदे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और कुछ टाइम बाद वहां पर काफी ज्यादा भयानक रोशनी निकलती है जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर्स से उड़ते हुए जाते हैं, धड़ाम धड़ाम गिरते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है
फाइनली मैंने हेवनली स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। क्या बात है, अब मैं इस पूरे सिटी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा बन चुका हूँ। और कहता है चलो भाई इसकी पावर को टेस्ट किया जाए। और वहीं पर अपने एक बंदे को सीधे ही अपनी पावर्स की मदद से पकड़ लेता और कहता है चलो, और सीधे उसकी पूरी बॉडी को एब्सॉर्ब कर जाता है हेवनली स्पिरिट बॉडी। किसी की बॉडी को चुकना चुकना कर देती है। और गाइस इस बंदे का नाम होता है क्वीन आन। वहां पर जो क्वीन आन होता है वो हंसते हुए कहता है मेरी हेवनली स्पिरिट बॉडी भाई कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी गाइस वहां पर जो क्वीन फैमिली का पैट्रियार्च और क्वीन आन का जो फादर होता है वो आ जाता है और कहता है बेटे तुमने कमाल कर दिया, तुमने हेवनली स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया जो काफी ज्यादा भयानक बॉडी मानी जाती है। और अब से तुम इस कंट्री के सबसे बड़े जीनियसेस में आओगे और अब तुम तो इस माइंड सीजिंग टूर्नामेंट के चैंपियन बनोगे। तो वहां पर जो क्वीन आन होता है वह कहता हाँ मेरी हेवनली स्पिरिट बॉडी के साथ है, अब मैं देखता हूँ कि कौन मेरा सामना कर पाएगा। और इसी के साथ गाइस हमें फिर से ये फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो तियान पेंग होते हैं वह कहते हैं लगता है क्वीन फैमिली का जो क्वीन आन है उसने हेवनली स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है। भाई हेवनली स्पिरिट बॉडी हमारी पूरी कंट्री की सबसे टॉप रेयर फिजिक मानी जाती है। अब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यूनफेई इस माइंड सीजिंग टूर्नामेंट को जीतने में। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है फादर चिंता मत करिए। और इसी के साथ वह सीधे अपने डिवाइन वर्ल्ड में आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से मैं अर्थ रियलम में जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊं। और इसी के साथ वो अपने डिवाइन वर्ल्ड में एक टेक्निक को चूज करता है जिसका नाम होता है हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा, जो काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक है। और वो सोचता है कि भाई अगर उसको इस टेक्निक को मास्टर करना और अपने अर्थ रियल में ब्रेक थ्रू करना है तो उसे डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस चाहिए, साथ ही साथ क्विंशन फ्लावर चाहिए जो उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल और बड़े जंगल में ही मिलेगी। तो फिर गैस हमें यूनफेई को दिखाया जाता है जो यूवी के पास आकर कहता है यूवे तुम ठीक हो ना। तो वहां पर जो यूवी होते वक्त हाँ मेरी सारी इंश्योरेंस लमसम ठीक ही हो चुकी है। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है अच्छा यूवे क्या तुम कल्टीवेशन सीखोगी। तो ये बात सुनने के बाद यू भी कहती है कल्टीवेशन, बट मैं क्यों सीखूं कल्टीवेशन। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता है अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाती हो तो तुम्हें कोई भी छेड़ने उड़ने की कोशिश नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली या तुम्हें कोई भी बुली करेगा तुम उसे तोड़कर रख सकती हो। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो यूवी होते वह कहती है हाँ बड़े भाई तो मैं फिर पक्का ही कल्टीवेशन सीखूंगी, तो आप मुझे सिखाएंगे ना। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वह कहता हाँ। तभी गाइस हमें बाहर उनके कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां पर साहू एंट्री करता है। बट गाइस एक लड़की उनके कमरे की तरफ ही देख रही होती है बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है अंदर जाने की। फिर गाइस हमें साहू को दिखाया जाता है जो एक मीट लेकर आया होता है और कहता है अरे ये तुम ठीक हो चुकी हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खाने के लिए लेकर आया हूँ। वहां पर यूनफे बोलता और साहू आओ आओ। और फिर वहां पर साहू होता वह कहता है यूवी चिंता मत करो, इस बार तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी, लेकिन अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो ना बस मुझे याद कर लेना, मैं आकर उन लोग को तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। तो वहां पर जो यूवी होती है वह कहती है अरे जाओ भाई अब मैं भी कल्टिवेटर बनूंगी। यहाँ पर यूनफे भाई मुझे कल्टीवेशन सिखाएंगे, अपने दुश्मनों को तोड़ ताड़ कर रख दूंगी। और इसी के साथ गैस हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। और गैस हमें बाहर उस लड़की को दिखाया जाता है जो भी ए फैमिली की होती है और वह शायद हमारे मेन कैरेक्टर यूनफे को पसंद करती है। और फिर गैस उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह देखती है कोई ए फैमिली से एक अजीब सा मास्क पहनकर कहीं जा रहा होता है, तुरंत वह उसका पीछा करने लगती है। और इसी के साथ गैस हमें क्वीन फैमिली का सीन दिखाया जाता है और क्वीन फैमिली का मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एल्डर्स बैठे होते हैं और उनमें से एक एल्डर कहता है पैट्रियार्च हमारा प्लान फेल हो चुका है, हमने ए सॉन्ग से कहा था कि भाई किसी तरह से तू फैमिली हेड बन जा और वहां पर जो लीडर तियानपिंग है उसे खत्म कर दे, बट हमें न्यूज मिली है कि ए सॉन्ग खत्म हो चुका है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो क्वीन फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता है वो बेवकूफ था ही, उसको मैंने एक्सप्लोजन ओरिजिन पिल दिया था, उसका यूज करते हुए मैंने कहा था किसी तरह से तियानपिंग को खत्म कर दे, भाई वो इतना ज्यादा बेवकूफ है। तभी वहां पर दूसरा एल्डर भी कहता है कि भाई हमें यहाँ पर न्यूज मिली है कि वहां पर जो ये तियानमिंग है उसकी कल्टीवेशन पहले से ही अर्थ स्टेज के एडवांस रियल में पहुंच चुकी है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो क्वीन फैमिली का पैट्रियार्च होता है वह कहता है अरे यार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चलो कोई ना, इस बार का जो माइनिंग सीजर टूर्नामेंट होने वाला है उस पर मेरा बेटा ही जीतेगा, उसके बाद मैं इन ए फैमिली वालों से निपटूंगा। तभी उसका एक गार्ड आता है और कहता है पैट्रियार्च, और वो कान में बताता है कि जो ए फैमिली में हमारा जासूस है वो खबर देने के लिए आया है। ये बात सुनने के बाद क्वीन फैमिली का पैट्रियार्च कहता है कि तो जाओ उसे बुला कर लाओ। फिर गाइस हमें उस जासूस को दिखाया जाता है जिसने पूरा मास्क पहना होता है और वो आकर बताता है कि जो यूनफेई है वो जंगल में गया और उसकी लोकेशन भी बता देता है कि भाई कहाँ पर गया है।
और फिर गाइस हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो इस जासूस का पीछा कर रही थी और छत से सारी बातें उनकी सुन रही थी और कहती है कि भाई हमारी ए फैमिली में कौन सा जासूस है, मैं इसका चेहरा देख नहीं पा रही हूँ, बट ये हमारी ये यंग मास्टर यून फेई का लोकेशन डायरेक्ट यहाँ पर आकर बता रहा है। फिर गाइस यहाँ पर जो क्वीन फैमिली का पेट्रियार्च होता है वो यून फेई की लोकेशन जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यहाँ पर इतना ज्यादा टेंशन वाला माहौल है और यहाँ पर जो यून फेई है वो जंगल में जा रहा है, चलो अब इनको निपटाते हैं। और फिर वो चाय पीने लगता है, तभी उसे महसूस हो जाता है कि भाई छत पर तो कोई है और इसी के साथ वो एक अटैक करता है जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करती है और वहां से भागने लगती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।